सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लास्ट लेसन। तो इसमें आपके 5 मार्क्स के मैं 4 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर से वो आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें फर्स्ट हमारा एक पूरी समरी रहने वाली है चैप्टर की, और सेकंड हमारा होगा चैप्टर की थीम, थर्ड हमारे कैरेक्टर स्केच होगा ऑफ फ्रांस, एंड देन कैरेक्टर स्केच ऑफ एमएमएल। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाई गई है, एक शॉर्ट रिवीजन है आपका पूरे चैप्टर का। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। तो हम रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, समरी से अपने स्टोरी को। दिस स्टोरी इज सेट इन फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रांसो-प्रुशियन वॉर। द नरेटर फ्रांस इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये उस टाइम पर लिखी गई है जब फ्रांस प्रेशियन वॉर चल रही थी, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर चल रही थी। तो इस चैप्टर का नरेटर कौन है? फ्रांस। जो एक बच्चा होता है वो अफ्रेड होता है, यानी कि वो डरा हुआ होता है स्कूल जाने से। क्यों? क्योंकि उसने अपना चैप्टर जो होता है वो प्रिपेयर नहीं करा होता पार्टिसिपल्स को लेकर, जो उसके टीचर उससे क्लास में पूछने वाले थे। ऑन द वे ही नोटिस अ क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। तो जब वो रास्ते से जा रहा होता है स्कूल की तरफ, वो क्या नोटिस करता है कि वहाँ पर क्राउड यानी कि भीड़ लगी हुई होती है, जो बुलेटिन बोर्ड होता है। नाउ बुलेटिन बोर्ड होता क्या है? बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड होता है जहाँ पर बर्लिन से ऑर्डर आते हैं कि वॉर के बीच में क्या चल रहा है, कौन सी नई चीज़ें हैं जो फ्रांस को अपनानी है। तो ये सारी चीज़ें उस बुलेटिन बोर्ड पर सारी इन्फॉर्मेशन आती थी वॉर के रिगार्डिंग। इट कैरीज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन एल्सास एंड लॉरेन स्कूल्स। तो आज उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या ऑर्डर आता है? बर्लिन से ऑर्डर आता है कि अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी। एल्सास एंड लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी फ्रांस के अंदर। तो जर्मनी जीत जाती है, जर्मनी फिर ये ऑर्डर देती है कि अब एल्सास एंड लॉरेन के जो स्कूल होंगे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। When France reaches school, everything seems unusual. The classroom is silent. तो जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है वो क्या देखता है? हर चीज़ बहुत ही अलग होती है। जो डेली लाइफ में होता है वो सारी चीज़ नहीं होती, काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो पहला चेंज वो क्या नोट करता है कि क्लासरूम जो होता है वो साइलेंट होता है, वहाँ पे बहुत शांति होती है। एंड विलेजर्स आर सिटिंग एट द बैक। दूसरी चीज़ वो नोट करता है कि जो गांव के लोग हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, यानी कि जो क्लासरूम की बेंचेस हैं, जो लास्ट की बेंचेस होती हैं, वहाँ पर विलेजर्स बैठे हुए हैं। एम हेमिल ड्रेस्ड इन हिज स्पेशल ग्रीन कोट अनाउंसेस दैट दिस इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। फिर वो नोटिस करता है थर्ड चीज़ कि एम हेमिल जो है वो अपने क्लोथ्स जो पहने हुए हैं वो कुछ स्पेशल क्लोथ्स पहने हुए हैं जो वो यूजुअली नहीं पहनते। तो एम हेमल अपने स्पेशल क्लोथ्स पहने हुए होते हैं, और एम हेमल बोलते हैं कि ये हमारा लास्ट लेसन होने वाला है फ्रेंच लैंग्वेज का। फ्रांस फील्स गिल्टी फॉर नॉट वैल्यूइंग हिज लैंग्वेज अर्लियर। तो फ्रांस जो होता है उसे गिल्टी फील होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो मातृभाषा होती है, अपनी मदर टंग होती है, उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दी होती और उसे वैल्यू नहीं दी होती। एम हेमल टीचेस विद ग्रेट इमोशन एंड एक्सप्लेन दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड पीपल मस्ट गार्ड इट। अब एम हेमल जो है अपने पूरे इमोशंस के साथ उसे चैप्टर को पढ़ा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस में से एक है। द विलेजर्स अटेंड द क्लास टू शो रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज एंड टीचर। तो विलेजर्स क्यों आए हुए होते हैं क्लास में? विलेजर्स इसलिए आए हुए होते हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, वो अपनी इमोशन दिखाना चाहते हैं कि जब हमसे जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी मदर टंग है, उसे छीना जा रहा है। क्योंकि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकता, वो जर्मन बोलेंगे आगे से। तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। वो अपनी इस फीलिंग को दिखाने के लिए वहाँ पर क्लास में मौजूद होते हैं, एम हेमल को ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पर क्लास में होते हैं कि एम हेमल कितने अच्छे टीचर हैं, उन्होंने इतने सालों तक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया है। एट द एंड एम हेमल राइट्स वीव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड dismisses द क्लास साइलेंटली। इट बिकम्स अ पावरफुल एंड इमोशनल मूवमेंट ऑफ पेट्रियोटिज्म। सो एंड में क्या होता है, जो एम हेमल होते हैं वो क्या लिखते हैं? वीव ला फ्रांस। वीव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ब्लैक बोर्ड पे वो लिखते हैं और क्लास को चुपचाप से ख़त्म हो जाती है फिर। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल और इमोशनल मूवमेंट होता है पैट्रियोटिज्म के लिए। नाउ व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है शोइंग लव फॉर वंस कंट्री, यानी कि अगर हमारी कंट्री है उसके द्वारा अपना प्यार दिखाना
उसके लैंग्वेजेस के द्वारा अपने प्यार दिखाना। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है फ्रांस में रहने वाले लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अब उनसे उनकी जो भाषा है, मदर लैंग्वेज है फ्रेंच, उसे छीन कर उनके ऊपर एक ऑर्डर डाल दिया गया है कि आपको जर्मन ही बोलनी है। तो इसका एक वन लाइन का कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ, पूरी समरी का क्या है। दिस स्टोरी टीचेस दैट लैंग्वेज इज़ द बैकबोन ऑफ नेशन एंड वी मस्ट वैल्यू इट बिफोर इट इज़ टेक अवे। तो इस स्टोरी से हमें बताया गया है कि लैंग्वेज जो होती है वो एक देश की, एक नेशन की बैकबोन होती है। तो हमें उसको पूरी वैल्यू देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमसे छीन ली जाए और हमें जब रियलाइज़ हो कि हमारी मदर टंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके गाइज, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड पॉइंट विच इज़ थीम। तो थीम के अंदर जितने भी हमारे पॉइंट्स रहने वाले हैं वो सारे हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, यानी कि जिनके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स मैंने बनाए। तो उसको फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लव फॉर मदर टंग। द चैप्टर शोज दैट अ लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। तो ये चैप्टर हमें क्या बताता है कि जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, उसके लिए जो हमारा प्यार है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ बताता है। साथ ही साथ ये चैप्टर हमें बताता है कि ये जो हमारी लैंग्वेज है, यानी कि हमारी भाषा होती है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है जिसे हम बोल रहे हैं। इट इज़ द आइडेंटिटी एंड सोल ऑफ अ नेशन। ये हमारी आइडेंटिटी है, यानी कि हमारी पहचान है। और जो हमारा नेशन है, यानी कि जो हमारा देश है, उसकी क्या है? सोल है, उसकी आत्मा है। व्हेन पीपल लॉस देयर लैंग्वेज, जब लोग अपनी लैंग्वेज को खो देते हैं, दे लॉस देयर फ्रीडम एंड कल्चर। वो अपनी फ्रीडम, यानी कि अपनी आज़ादी, अपना कल्चर, सब कुछ खो देते हैं। आप इमेजिन करो कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे ऊपर कोई ऑर्डर दे हमें कि अब हमें जो है हमारी हिंदी, मोस्टली इंडिया में हिंदी ही बोली जाती है, तो अब हमें हिंदी नहीं बोलनी है, अब हमें सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश बोलनी है। तो हमें कितना बुरा लगेगा ना। कितने सारे लोग होंगे जो मतलब जिन्हें बोलनी भी नहीं आती होगी, उन्हें सीखनी पड़ेगी, और हम बोलेंगे कि नहीं, हमारी जो मातृभाषा है वही हमसे छीन ली गई है, हम उसमें बात ही नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जब लोग अपनी लैंग्वेज को खो देते हैं तो वो अपनी आज़ादी, अपना कल्चर, सब कुछ खो देते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज पैट्रियोटिज्म। एमहेमल इमोशंस एंड द विलेजर्स प्रेजेंस शोज डीप लव फॉर देयर कंट्री फ्रांस आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो पैट्रियोटिज्म का मतलब वही होता है कि हमें अपने इमोशंस, अपना प्यार दिखाना कंट्री के द्वारा या फिर लैंग्वेज के द्वारा, किसी की भी तरफ अपना प्यार दिखाना, उसे आप पैट्रियोटिज्म बोल सकते हो। तो इसी तरीके से एमएमएल हो गए, विलेजर्स हो गए, तो वो क्या कर रहे थे? अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे कंट्री की तरफ, फ्रांस की तरफ, जब ऑर्डर आ गया बर्लिन से। नाउ द थर्ड पॉइंट इज रियलाइजेशन एंड रिग्रेट। फ्रांस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज स्टडीज ओनली व्हेन इट इज़ टू लेट। तो रियलाइजेशन और रिग्रेट के बारे में बताया गया है कि जो नरेटर होता है, जो बच्चा होता है फ्रांस, वो क्या रियलाइज़ करता है? वो इम्पोर्टेंट रियलाइज़ करता है अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, कि अगर वो पढ़ लेता तो कितना अच्छा हो जाता। आज वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो अब नहीं बोली जाएगी, उसे वो प्रॉपरली पता होती कहाँ क्या बोला जा रहा है, किस तरीके से उसे समझना है। लेकिन अब क्या हो चुकी है? बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इट इज़ टू लेट। द स्टोरी टीचेस दैट वी वैल्यू थिंग्स ओनली आफ्टर लूजिंग दैम। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि हम चीज़ों को जब वैल्यू देते हैं, जब इम्पोर्टेंस देते हैं, जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है या हम उसे खो देते हैं। इसका एग्जांपल आप ह्यूमन बीइंग भी ले सकते हो कि हम, कोई ह्यूमन है हमारी लाइफ में, हम उसे, उसकी प्रेजेंस है, जब वो हमारे साथ है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बट जब वो हमसे दूर हो जाएगा, हमारे पास नहीं होगा, तो हमें उसकी रियलाइजेशन होगी, हमें रिग्रेट होगा कि वो होता तो हमें सपोर्ट करता, हमारी बात को समझता है। इसी तरीके से सो फोर्थ पॉइंट हमारा पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन गिव अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथ। एम हेमल कॉल्स लैंग्वेज द की ऑफ देयर प्रेजेंट। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस के लिए, यानी कि समाज में एक कॉल देने के लिए कि मतलब अगर हमारे साथ गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी अवेयरनेस और एजुकेशन। एजुकेशन होगी तो अगर हमारे साथ गलत हो रहा होगा, हमें सही और गलत के बीच का डिफरेंस पता होगा। अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो हम उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। सो एमहेमल ने क्या बोला था लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज क्या है? द की टू देयर प्रिजन, यानी कि जो हमारा जेल है, जाल है, उसकी चाबी कौन है? लैंग्वेज होती है हमारी चाबी।
तो इसी के लिए एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज लिंग्विस्टिक प्राइड। द स्टोरी हाईलाइट्स दैट वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देयर मदर टंग। तो इसमें बताया गया है कि हमें हमेशा अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि मदर टंग जो है हमारी ऐसी भाषा है जिसके साथ हम इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। अब हमारा 5 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन आ गया, जो है कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस। आप जानते ही हो फ्रांस जो है छोटा बच्चा है, वो नरेटर है, तो उसका कैरेक्टर स्केच भी इंपॉर्टेंट है और उसके जो टीचर है एम उन दोनों का ही कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रांस का। फ्रांस इज अ यंग स्कूल बॉय हु रिप्रेजेंट केयरलेस स्टूडेंट्स। एट द बिगिनिंग ही इज लेजी, irresponsible and afraid of his teacher because he has not prepared his lesson on participles. He prefers playing outside to studying. तो फ्रांस जो है वो एक स्कूल का बच्चा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है केयरलेस स्टूडेंट को। केयरलेस स्टूडेंट जो बहुत लापरवाही स्टूडेंट्स होते हैं। बिगिनिंग में फ्रांस को लेजी दिखाया गया है कि बहुत ही आलसी है, इररिस्पॉन्सिबल है, यानी कि किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। वो किस चीज़ से डर रहा होता है? अपने टीचर से। क्यों? क्योंकि जो पार्टिसिपल्स होते हैं जिन पर क्वेश्चन होने वाला होता है वो उसके लिए तैयारी ही नहीं करता, उसे पढ़ता ही नहीं है। वो क्या पसंद करता है कि वो बाहर रहे और खेले, मतलब वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, बाकी सब कुछ करना चाहता है, खेलना कूदना चाहता है। जैसा एक इररिस्पॉन्सिबल बच्चा होता है, केयरलेस स्टूडेंट होता है, वैसे ही फ्रांस है। However, when he learns that it is the last lesson in French, he feels deep regret and guilt. जैसे ही उसे पता लगता है कि अब जो उसकी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, उसका लास्ट लेसन होने वाला है, तो उसे रिग्रेट होता है, यानी कि उसे बुरा लगता है और उसे गिल्ट होता है। ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज एंड एजुकेशन। फिर वो रियलाइज़ करता है कि कितना इम्पोर्टेंस है उसकी लैंग्वेज को लेकर और पढ़ाई को लेकर। फ्रांस बिकम अटेंटिव, इमोशनल एंड रिस्पेक्टफुल। फिर फ्रांस क्या बन जाता है? अटेंटिव। जो लास्ट लेसन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनता है। जो भी एम उस लेसन के वजह के द्वारा मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं उसे वो अच्छे से समझता है और पूरा ध्यान लगाकर उनका लेक्चर सुनता है। वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी जो मदर टंग है, जो उसकी लैंग्वेज है फ्रेंच, उसे उससे छीन लिया जा रहा है। और रिस्पेक्टफुल हो जाता है एम को लेकर, क्योंकि वो उसके टीचर होते हैं और वो हमेशा उसे सही बात के लिए ही डांटते हैं और सही बात समझाते हैं। ही एडमायर्स एम एंड अंडरस्टैंड द पेन ऑफ लूजिंग वंस मदर टंग। वो एम जो उसके टीचर होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है हमारी मदर टंग। Thus, France transformed from an irresponsible boy into a mature and patriotic student by the end of the story. तो जैसे वो पहले रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ काम नहीं करता, लापरवाह होता है, खेलता कूदता रहता है, वैसे ही बाद में आकर वो मेच्योर बन जाता है। उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, वो इमोशनल भी हो जाता है, वो सोचता है कि हाँ, हमें सही टाइम पर हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर वो चीज़ हमसे छीन ली जाए तो हमें और बुरा लगता है, तो हमें उस चीज़ को खो देने से पहले उसका एहसास करके उसे इम्पोर्टेंस दे देनी चाहिए। इन शॉर्ट, फ्रांस सिम्बलाइज रियलाइजेशन, रिग्रेट एंड अवेकिंग। तो फ्रांस का जो कैरेक्टर है वो हमें क्या बता रहा है कि हमें रियलाइजेशन होता है, रिग्रेट भी होगा बाद में, और फिर एकदम से हम अवेक, यानी कि एकदम से जाग जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से पहले ही हमें अपने आप को अटेंटिव रखकर, इमोशनल रखकर, खेल कूद को एक तरफ रखकर, मिच्योर बनकर शुरू से ही रिएक्ट करना चाहिए। नाउ द लास्ट इज कैरेक्टर स्केच ऑफ एम एल इज़ द फ्रेंच टीचर हु हैज़ टॉट फॉर 40 ईयर्स। एल फ्रेंच टीचर होते हैं स्कूल में जो वहाँ पर 40 साल से पढ़ा रहे होते हैं। ही इज़ स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड टू हिज प्रोफेशन। तो वो स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़े डिसिप्लिन होते हैं, उन्हें डिसिप्लिन पसंद होता है और अपने प्रोफेशन को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, यानी कि उन्हें पढ़ाना है तो वो पढ़ा रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन ही वेयर्स हिज स्पेशल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप टू ऑनर द ओकेजन। तो जो लास्ट डे होता है, जब लास्ट लेसन होने वाला होता है, वो क्या पहनते हैं? अपने स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं जिसमें ग्रीन कोट होता है उनका, फ्रिल शर्ट होती है और ब्लैक सिल्क कैप होता है। ही इज़ डीपली इमोशनल येट dignified. Instead of scolding the students, he blames himself, the parents and the system for neglecting education. तो वो बच्चों पे गुस्सा करने से ज़्यादा क्या करते हैं, खुद को कहते हैं कि कई बार मैंने लापरवाही करी, कि मैंने जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें पढ़ाने के बजाय बच्चों को पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया। कई बार पेरेंट्स को उन्होंने ब्लेम करा कि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को काम पे लगा देते हैं, उन्हें कोई पढ़ाई का टाइम होता है बट वो काम पर लगा देते हैं। और कई बार हमारा एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और इन्हीं सब की लापरवाहियों की वजह से बच्चों का नुकसान हुआ है। तो उन्होंने बच्चों को कुछ नहीं कहा, उन्हें नहीं डांटा, सारा ब्लेम खुद पर, पेरेंट्स पर और सिस्टम को दिया। ही स्पीक्स
passionately about the beauty of the French language and calls it the key of freedom. वो जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है उसे बताते हैं कि दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, उसकी ब्यूटी बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की, और बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, एक चाबी है आज़ादी की। एम हेमेल शोज ग्रेट पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर हिज कंट्री। वो अपनी कंट्री को लेकर अपनी भावनाएं बताते हैं, अपने इमोशंस बताते हैं। हिज साइलेंट फेयरवेल आफ्टर राइटिंग वीव लव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड रिवील्स हिज डीप पेन एंड प्राइड। तो जब वो लास्ट में लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर वीव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, तो वो क्या बताता है, उनका जो साइलेंट पेन होता है कि किस तरीके से उन्हें अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है, और जो वो खामोशी से चले जाते हैं तो वो ये सारी चीज़ें हाईलाइट करता है। कैम हैमेल को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उनकी जो मदर टंग है, जो उनकी भाषा है, वो उनसे छीन ली जा रही है। तो एम हैमेल का जो प्रोफेशन है, जो उनका कैरेक्टर है, वो क्या बता रहा है, सिंबलाइज कर रहा है डेडिकेशन, कि हमें कुछ भी काम करने के लिए डेडिकेशन होनी चाहिए, उस काम को अच्छे से करना चाहिए और पूरा मन लगाकर करनी चाहिए। पैट्रियोटिज्म यानी कि हमारी कंट्री को लेकर हमारी भावनाएं, इमोशंस एंड ऑल, एंड लव फॉर लैंग्वेज, हमारी भाषा को लेकर हमारा प्यार और रिस्पेक्ट। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।